हूँ चैप्टर है, लिखा है मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग ने, और मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग आपके सामने, यह है मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग। ठीक है, फ़रतुल्लाह बेग को भी देख लीजिए, फ़रतुल्लाह बेग कैसे थे। आगे चल रही हूँ। यह है डिप्टी नज़ीर अहमद। याद होगा हमने लास्ट टाइम डिप्टी नज़ीर अहमद का चैप्टर पढ़ा था, लिखा हुआ असगरी ने लड़कियों का मकतब बिठाया। तो मज़ामीन फ़रहत इनकी एक किताब ये है, इनकी फ़रतुल्लाह बेग की एक किताब है मज़ामीन फ़रहत, दूसरी किताब यह है डिप्टी नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ उनकी कुछ मेरी ज़बानी। ये जो किताब है ये दरअसल डिप्टी नज़ीर अहमद की ज़िंदगी पर मबनी एक सवानह निगारी है कि जिसमें आपने डिप्टी नज़ीर अहमद की ज़िंदगी बचपन से लेकर जवानी और फिर बुढ़ापे तक की तमाम वाक़यात हालात को तहरीर किया है। ना सिर्फ ये, बल्कि बाज़ लोगों ने ये भी राय दी कि फ़रतुल्लाह बेग ने डिप्टी नज़ीर अहमद पर किताब लिख के डिप्टी नज़ीर अहमद को हमेशा के लिए ज़िंदा कर दिया। ठीक है बेटा, तो ये है डिप्टी नज़ीर अहमद की कहानी। इसका कुछ जिक्र आपके पास किताब में भी मौजूद है, इस हवाले से बात कर रही हूँ। मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग की ये किताब भी है मज़ामीन फ़रहत। आगे चल रही हूँ। थोड़ी सी इनकी क्वालिटीज़ हैं, ख़ुसूसियात हैं, ये भी हम पढ़ते चलेंगे। जस्ट आपने पढ़नी है, अभी आपके पास नोट्स में नहीं है। ठीक है, तो देखते चलिए। मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग की तर्ज तहरीर की नुमायाँ ख़ुसूसियात दर्ज झेल हैं। दहली की टकसाली ज़बान। दहली से दरीना ताल्लुक़ के बिना वजह पर उनकी ज़बान में टकसाली ज़बान का चटखारा आ गया था। चटखारा तो समझते होंगे ना। तमाम नक्कात इस बात पर मुत्तफ़िक हैं, नक्कात तनकीद निगार, तनकीद करने वाले लोग नक्कात कहलाते हैं, कि मिज़ाह निगारी में फ़रहत की कामयाबी की ज़ामिन ज़मानतदार उनकी दिलकश ज़बान है। फ़रहत की ज़बान नर्म व नाज़ुक थी जैसे रेशम, लतीफ़ थी जैसे शबनम, सुबक थी जैसे जैसे फूल की कली, शीरीं थी जैसे मिस्री की डली। ये बात कही है अब्दुल माजिद दरियाबादी ने। यानी आप दिल्ली या दहली की टकसाली ज़बान इस्तेमाल करते हैं, और दिल्ली या दहली की टकसाली ज़बान जो है, टकसाली ज़बान वो ज़बान है कि जिसमें मुहावरात बेतहाशा पाए जाते हैं। डिप्टी नज़ीर अहमद ने जो तहरीर की, डिप्टी नज़ीर अहमद के यहाँ भी दिल्ली की टकसाली ज़बान मिलती है, उनकी तहरीरों में भी। इसी तरह मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग की तहरीरों में भी टकसाली ज़बान नुमायाँ है। वजह भी बताती चलूँ। डिप्टी नज़ीर अहमद फ़रतुल्लाह बेग के उस्ताद थे, ये शागिर्द हैं। पहले हमने उस्ताद का सबक पढ़ा था डिप्टी नज़ीर अहमद का, अब हम किसका सबक पढ़ रहे हैं? शागिर्द का। ठीक है, मुख्तसर जुमले, मौजू अल्फाज, खुश आहंग लबो लहजा, मुहावरात का बरमहल इस्तेमाल, नामानूस अल्फाज से गुरेज, ये वो अनासिर हैं जिन्होंने फ़रहत की तहरीर का ताना बाना बुना है। मुहावरात का बरमहल इस्तेमाल। फ़रहत का कोई मजमून मुहावरा बंदी से खाली नहीं। हद ये है कि उर्दू के साथ साथ फ़ारसी के मुहावरे भी इस्तेमाल कर जाते हैं, लेकिन सलीक़े से। नसर में मुहावरात का इस्तेमाल ऐब नहीं, ये ज़बान की दिलकशी और चाशनी का बाइस होते हैं। यानी अगर मुहावरात हम इस्तेमाल करते हैं तो ज़बान खूबसूरत नज़र आती है, दिलकश, खूबसूरत, चाशनी, मिठास और तहजीब की अलामत है। अलबत्ता रक़ीक़ और सुबक मुहावरे इस्तेमाल किए जाएँ तो मज़मून का लुत्फ़ ख़त्म हो जाता है और ये खूबी के बजाय ऐब बन जाता है। यानी आपने अपनी तहरीरों में उर्दू के साथ साथ फ़ारसी के मुहावरे भी इस्तेमाल किए हैं। कहानी का अंसर। मिर्ज़ा साहब के अक्सर मज़ामीन कहानी का रंग लिए हुए हैं। अंदाज़े बयान अफ़सानवी है, जिसकी वजह से कारी की दिलचस्पी आखिरी तक बरकरार रहती है। इन्हें दास्तान सिराई कहानी सुनाना का भी बहुत शौक है। दास्तान सिराई, कहानी सुनाना, कहानी कहना। बाज़ मज़ामीन तो ऐसे हैं जो एक कहानी के तकाज़ों को बहुत उम्दगी से पूरा करते हैं। उनके कुछ
ऐसे मज़ामीन दर्ज झेल हैं। नज़ीर अहमद की कहानी एक वसीयत की तकमील में दिल्ली का यादगार मुशायरा, फूल वालों की सैर, दहलवी माशरत की अक्कासी। बेटा ये नाम आपके सामने है, बस मैं ये कहूँगी, ये आप नोट डाउन कर लीजिए, इसके लिए मैं आपको 2 मिनट दे रही हूँ। जल्दी से सिर्फ ये नाम नोट डाउन कीजिएगा, फिर मैं आगे चलूंगी। और आगे ये देख सकते हैं आप, आपके नोट्स शुरू हो रहे हैं, तो ये नाम उतार लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। ये आपके पास आपकी बुक में भी मौजूद है ये नाम। क्विकली उतार लीजिए इनको अपने पास, नोट डाउन कर लीजिए, इसलिए कि जो नोट्स आपके पास हैं उन्हीं के ऊपर आप लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आगे चल रही हूँ मैं, लिख लिया। तारफ़ मुसन्निफ़ फ़रतुल्लाह बेग मिज़ाह निगारी, खाका निगारी, वाक़या निगारी में कमाल रखते थे। मिज़ाह निगारी मायने लिखिए। हंसने हंसाने वाली तहरीर लिखना। मिज़ाह निगारी हंसने हंसाने वाली तहरीर लिखना। खाका निगारी शख्सियत के हवाले से किसी शख्सियत के हवाले से तहरीर लिखना खाका निगारी कहलाता है। वाक़या निगारी वाक़या बयान करना।
वाकया निगारी, वाकया बयान करना, वाकया निगारी में कमाल रखते थे उनके असलूब में। असलूब लिखने का तरीका, असलूब लिखने का तरीका। असलूब लिखने का तरीका, लिखने का अंदाज में शगुफ्तगी, शगुफ्तगी मुस्कुराहट, हंसना हंसाना। और बेसाख्तगी नुमाया है। दहली की बामहावरा टकसाली जबान, अभी हमने बात की बामहावरा टकसाली जबान का इस्तेमाल खूबसूरती से करते हैं। आपका मजमून मौलवी नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी, दरअसल आपके उस्ताद डिप्टी नज़ीर अहमद का शानदार खाका है। आपकी ज़राफ़त के दो पहलू हैं, मतीन ज़राफ़त और सहाफ़ती ज़राफ़त। ठीक है, अभी हमने बात की आपकी तहरीरों में दिल्ली की बामहावरा टकसाली ज़बान मौजूद है। फिर आपने खाका निगारी में भी मिज़ाह निगारी को शामिल किया, आपने वाक़या तहरीर किया उसमें भी मिज़ाह निगारी को शामिल किया। यहाँ तक कि आपने अपने उस्ताद की शख्सियत के हवाले से एक पूरी किताब तहरीर की। और ये भी मज़े की बात है कि उसमें भी आपने कहीं ना कोई ज़राफ़त का पहलू रखा ही है। ठीक है बेटा, आगे चल रही हूँ मैं। आपकी ज़राफ़त के दो पहलू हैं, मतीन ज़राफ़त, मतीन ज़राफ़त कहते हैं संजीदा ज़राफ़त। अब ये संजीदगी क्या है? एक संजीदा तहरीर लिखनी शुरू की, लिखते चले गए और फिर बीच में कोई ऐसा जुमला सजा दिया कि जो बेख्तियार इंसान संजीदगी से के साथ पढ़ते पढ़ते मुस्कुरा उठे। तो आपकी एक पहलू है आपकी तहरीर का मतीन ज़राफ़त और दूसरा है सहाफ़ती ज़राफ़त। वही जो आपने अखबार के हवाले से या कॉलम के हवाले से काम किया। तारुफ सबक, मजमून मिर्ज़ा फ़रतुल्ला बेग की तंज़ो मिज़ाह से भरपूर तसनीफ़ मजमुआ मिर्ज़ा फ़रतुल्ला बेग से माखूज है। ये लाइन 1 मिनट दे रही हूँ, इसको यहीं याद कर लीजिए। मजमून मिर्ज़ा फ़रतुल्ला बेग की तंज़ो मिज़ाह से भरपूर तसनीफ़ मजमुआ मिर्ज़ा फ़रतुल्ला बेग से माखूज है, माखूज लिया गया। जल्दी से याद कर लीजिए बेटा, फिर आगे चलें। जी बेटा, याद कर लिया, आगे चलें।
मुसन्निफ ने बड़ी खूबसूरती से एक आम लफ्ज ऊह से मिज़ा पैदा किया है। ऊह हम कहते हैं ना, जब हमें किसी चीज़ को इग्नोर करना होता है, नज़रअंदाज करना होता है, हम तवज्जो नहीं दे रहे होते, क्या कहते हैं हम? ऊह, कहानी खत्म। इस लफ्ज ऊह पर लोगों की जिंदगियों का दारोमदार है। दारोमदार, इन्हिसार, डिपेंड। वैसे तो ये एक ऐसी तहरीर है जिसे हम मिजाह के हवाले से कह सकते हैं। सबसे ज्यादा ऊह तालिब इल्म करते हैं इम्तिहानात की आमद और फेल होने का सुनकर। इसी तरह खातून खाना मुलाजमों पर नाराजगी की सूरत में ऊह का सहारा लेती नजर आती हैं, जबकि मियाँ बीवी की नाराजगी की सूरत में ऊह से बड़े बड़े मसाइल हल हो जाते हैं। जबकि शिकस्त और फतह को बराबर समझने वाला कभी कामयाब नहीं हो सकता, इसलिए कि ऊह से काम लिए बगैर हर चीज पर रद्द अमल जाहिर होना चाहिए। रद्द अमल, जवाबी अमल। रद्द अमल, जवाबी अमल। मुसन्निफ ने बड़ी खूबसूरती से आम लफ्ज ऊह, तवज्जो ही नहीं दी। ठीक है, जाने दो, देखते हैं आगे, कोई मसला नहीं है, क्या हुआ, नो प्रॉब्लम, है ना। तो उस हवाले से यहाँ पे है कि बाज औकात लोग जो हैं अपनी पूरी जिंदगियां ऊँग करके गुजार देते हैं। किसी बात पे उन्हें एहसास दिलाया जा रहा होता है, उन्हें समझाया जा रहा होता है, लेकिन वो तवज्जो ही नहीं देते। वो ऊँ करते हैं और कहानी हो जाती है खत्म। तो ये जो ऊँ है, इस पर लोगों की जिंदगियों का दारोमदार है, इन्हिसार है। सबसे ज्यादा ऊँ हमें तालिब इल्म करते नजर आते हैं। बेटा पढ़ लो, इम्तिहान होने वाले हैं। ऊँ, हाँ पढ़ लेंगे, ठीक है। बेटा इम्तिहान बिल्कुल सर पर है, कर रहे हैं तैयारी। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें परवाह ही नहीं है, जरा सा खेल लें, जी फलाने की शादी है उसमें शिरकत कर लें फिर पढ़ेंगे। अच्छा, अब ये इवेंट आ रहा है इसके बाद पढ़ेंगे। अरे अब तो वो गाय वाय घुमानी है ना, इसके बाद पढ़ेंगे, अभी तो कल से पक्का पढ़ेंगे। ये वो तालिब इल्म है जो कल वाले होते हैं। हमारे यहाँ इस किस्म के भी तालिब इल्म पाए जाते हैं। अब इम्तिहान सर पर आ गए, अरे कल तो एग्जाम है, अब क्या करें, चलो इम्पोर्टेंट देखते हैं, कहीं से कुछ इम्पोर्टेंट पता चल जाए। हमारे यहाँ ये भी किस्म पाई जाती है ना। अब इम्तिहान आ गए, जैसे तैसे गए, इम्तिहान दिए। अच्छा, मजे की बात, फेल भी हो गए। फेल पे भी कोई लेना देना नहीं है, जाने दो, छोड़ो, अगले साल दे लेंगे। तो ये किस्म ये भी पाई जाती है हमारे यहाँ, शायद आपको ना पता हो। कुछ ऐसे भी बच्चे हैं, या अम्मा अब्बा जूते लगा रहे होते हैं ना, तो जूतों के जोर पर वो चल रहे होते हैं। इसी तरह खातून खाना मुलाजमों पर नाराजगी की सूरत में। अब घर में मुलाजमा है, काम कर रही है। अब किसी काम में गलती हो गई, इग्नोर कर दिया, जाने दो। कुछ टूट गया, इग्नोर कर दिया, जाने दो। तो इस तरह जो मुलाजिम होते हैं ना, वो शेर हो जाते हैं। फिर मियाँ बीवी की नाराजगी, ये तो बड़ा बड़ा काम हो जाता है, इससे बड़े बड़े मसले हल हो जाते हैं। बेगम नाराज हुई, बेगम का मुंह फूल गया, बेगम ने बातें सुनाई, मियाँ ने मुंह कर दी, कहानी खत्म, बाहर चले गए। अब मियाँ बहुत गुस्से में, फुल दिमाग घुमा हुआ है, बातें सुनाए जा रहे हैं। बीवी ने कहा इनकी तो आदत है बोलने की, बकबक करने के, जाने दो, लो भाई, कहानी खत्म। लेकिन अगर दोनों आपस में बोलचाल यानी तू मैं शुरू कर दें तो मामला बिगड़ सकता है। तो उनसे बड़े बड़े मसाइल भी हल हो जाते हैं। जबकि शिकस्त शिकस्त हारना, शिकस्त हार, फतह जीत। मायने लिखिए, शिकस्त हार, फतह जीत। जबकि शिकस्त और फतह को बराबर समझने वाला कभी कामयाब नहीं हो सकता, और ये बहुत जरूरी है। जिसने अपने हार जाने को हार नहीं समझा, वो दोबारा भी हारेगा। और जिसने अपने जीत जाने को जीत समझकर उसे बरकरार रखने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं की, तो वो भी हार जाएगा। कामयाब नहीं होगा इंसान ऐसा। कामयाब वही होता है जो शिकस्त को शिकस्त समझे और फिर उस शिकस्त पे कमर कस ले कि अब मुझे काम करना ही करना है।
اور کامیاب وہی ہوتا ہے جو ایک بار جیت جائے اور پھر کہے مجھے اس کو برقرار رکھنے کے لیے زیادہ محنت کرنی ہے، ڈبل محنت کرنی ہے۔ اس لیے منہ سے کام لیے بغیر ہر چیز پر رد عمل ظاہر ہونا چاہیے۔ رد عمل، جوابی عمل، لکھ لیجئے، رد عمل، جوابی عمل۔ ٹھیک ہے، تو یہاں وہی ہے بات کہ شکست اور فتح تو برابر سمجھنے والا کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ تو منہ سے کام نہ لیا جائے، جوابی عمل لازمی ہونا چاہیے۔ خلاصہ بہرحال، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ تنقید، برائی، عقل جو ہے وہ تنقید ہی کرتی رہتی ہے۔ السلام علیکم۔ انسان کو اپنے ہر عمل کو محبت کے ساتھ سر انجام دینا ضروری ہے۔ اون یعنی لاپرواہی، نظر اندازی اور کسی چیز کو قابل قدر نہ سمجھنا۔ قابل قدر نہ سمجھنا، اہمیت نہ دینا۔ قابل قدر نہ سمجھنا، اہمیت نہ دینا، یعنی روز مرہ زندگی میں ایسے واقعات یا باتیں جنہیں ہم نظر انداز کر دیتے ہیں یا بعض اوقات لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے نا، بہت سارے واقعات ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہم اگنور کر دیتے ہیں، جن باتوں کی طرف ہم توجہ ہی نہیں دیتے، اور لاپرواہی کا مظاہرہ ہم کرتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ اب یہاں کچھ مثالیں آپ کے سامنے ہیں، آپ کی کتاب ہی کے حوالے سے ہیں یہ، ٹھیک ہے؟ جیسے طالب علم پورا سال کھیل کود کی نظر کر دیتے ہیں، امتحانات کو خاطر میں نہیں لاتے۔ خاطر میں نہ لانا، اہمیت نہ دینا، اور آخری وقت پڑھنے کی بنا پر، بنا وجہ پر، وقت پڑھنے کی بنا پر اکثر نمبر کم حاصل کرتے ہیں یا ناکامی ان کا مقدر بنتی ہے۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا بہت سارے ایسے بچے ہوتے ہیں جنہیں پڑھائی کی طرف شغف ہی نہیں ہوتا، بلکہ میں تو کہوں گی میرے خیال میں 30% ہو گئے جنہیں شوق ہے، ورنہ 60% تو مارا پیٹی کے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ مجھے یہ نہیں پڑھنا، مجھے وہ نہیں پڑھنا، مجھے ایسے نہیں پڑھنا، بس امی ابو نے کہہ دیا سائنس لینی ہے تو میں لے کے بیٹھا ہوا ہوں، ورنہ میرا تو دل ہی نہیں ہے۔ ایسا ہوتا ہے نا؟ تو بیٹا پڑھائی کو پڑھائی کی طرف کیجئے۔ اگر آپ پڑھائی کو پڑھائی کی طرح نہیں کریں گے، سیریس نہیں ہوں گے، کھیل کود میں لگے رہیں گے، وقت بھی ضائع، عمر کا سال بھی ضائع، پیسہ بھی ضائع۔ اور امتحان کو خاطر میں نہ لانا، خاطر میں نہ لانا، اہمیت نہ دینا، اور پھر یہی ہے کہ آخری وقت ان سے طوطے کی طرح پیچھے پڑے رہو، پڑھو 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 پڑھو، پڑھتے ہوئے آخری وقت نہیں ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ اکثر نمبر کم حاصل کرتے ہیں یا ناکامی ان کا مقدر بنتی ہے، یا بالکل گری ہوئی پرسنٹیج آتی ہے، پاس تو ہو گئے لیکن ایسی کہ بتاتے ہوئے بھی شرم آئے۔ آدمیت اور شے ہے، علم ہے کچھ اور شے۔ یہ طالب علموں کے لیے بیٹا، کتنا طوطے کو پڑھایا پر وہ ہے وہی رہا۔ آدمیت انسانیت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ انسانیت اور شے ہے، علم کچھ اور شے ہے۔ طوطے کی طرح پڑھائے جاؤ پڑھائے جاؤ پڑھائے جاؤ، جنہوں نے نہیں سدھرنا وہ سدھریں گے ہی نہیں۔ ماں باپ کی ہوں بعض اوقات یہ رنگ لاتی ہے کہ بچے کا مستقبل تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اب اماں ابا بھی تو ہوں کر رہے ہوتے ہیں، بچہ فیل ہو گیا ہوں کر دیا، چلو جانے دو، کوئی بات نہیں، دوبارہ کر لے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بچہ ہی تو ہے، ابھی کون سی عمر نکلی جا رہی ہے۔
ज़्यादा बोलेंगे, ये ना हो कि कुछ गलत कदम उठा लें। यानी आज के वालिदैन बच्चों से भी तो डरते हैं, तो वही मामला है। या बहुत ज़्यादा पीछे लगे रहेंगे, और जब देखेंगे बच्चा सुधर नहीं रहा तो उसको उसके हाल पे छोड़ देंगे। तो ये जो ऊँ होती है ना, इससे बच्चे का मुस्तकबिल तबाह बर्बाद हो जाता है। और फिर घर वालों की, यानी घर वालों से मुराद घर वाली की ऊँ सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है। घर में नौकर काम कर रहे हैं, घर से कोई चीज़ गायब हो जाए परवाही नहीं है, छोटी छोटी चीज़ें गायब हो रही हैं, शोर, थोड़ा सा शोर मचाया, कहाँ गई, चुप होके बैठ गई। होना तो ये चाहिए था कि शुरू में ही तहकीक हो जाए, भाई क्या हो रहा है, क्या मसला हो रहा है, कौन लेके जा रहा है, तफ्तीश कर ले बंदा, पूछगछ कर ले किसी से। नहीं, कुछ नहीं करेंगे, गायब हो रही है बस, हमारे यहाँ से चीज़ गायब हो गई। भाई जिन-बुत गायब करेंगे, कौन करेगा? कोई आएगा घर में तो उठा के लेके जाएगा ना। फिर बर्तन या चीज़ें टूट जाएँ, उधर भी ऊँ कर दी। ऐसे होते हैं ना कुछ ख़वातीन, किसी के घर में आप जाइए, आपको दीवारों पर पेंसिलों से लाइनें खींची हुई नज़र आएँगी, दीवारों का बेड़ा पार हुआ होगा। क्या जी, हमारे बच्चे ही ऐसे हैं, हम इन्हें मना करते हैं, वो तो सुनते ही नहीं है। किस तरह मना कर रहे हो भाई? उन्होंने तवज्जो ही नहीं दी, बच्चा पेंसिल लेके बैठा वहीं पे टोक देते, कभी भी नहीं होता, नहीं, वो ऊँ कर देते हैं। और ऊँ में क्या होता है, मामला उलट का पुलट हो जाता है। तो ये नौकरों की गलती को भी नज़रअंदाज कर देते हैं, और नौकरों की गलती को नज़रअंदाज करना मतलब अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारना। इसलिए कि फिर नौकर जो है वो शेर हो जाते हैं, फिर उनका जो दिल चाहता है वो करते फिरते हैं। तो अगर पहली ही गलती पर टोक दिया जाए और उस गलती को पकड़कर दो चार बातें सुना दी जाएं, तो नेक्स्ट टाइम वो गलती हो ही नहीं। लेकिन अगर नज़रअंदाज कर दिया जाता है मामला, तो फिर हाथों से निकल जाता है। इसी तरह मियाँ की हूँ उस नाराज़गी या गुस्सा दूर करने में सूदमंद साबित होती है, सूदमंद, फ़ायदेमंद, ऐसा होता है ना। या फिर वही वाली बात, मियाँ किसी बात पर बिगड़े, बीवी ने तजाहिल आरफाना, तजाहिल आरफाना जानबूझकर अनजान बनना, मायने लिख लीजिए। तजाहिल आरफाना जानबूझकर अनजान बनना। तजाहिल आरफाना से काम लेते हुए ऊँ कर दी। इस तरह एक बड़ा तूफान आने से पहले थम गया और जिंदगी पहले की तरह पुरसुकून हो गई। यानी बीवी को पता है कि मामला गड़बड़ है और गड़बड़ चल भी रहा है, लेकिन जानबूझ के अनजान बन गई, और फिर हर चीज दुरुस्त हो गई। दुनिया में वो काम करता है जो बड़े से बड़ा अफलातून और मशवरा देने वाले नहीं कर सकते। बुरे भले में फर्क है ये जानते हैं सब, मगर है कौन नेक कौन बद, नजर नजर की बात है। ये हकीकत है। बाज़ औक़ात इंसान इग्नोर भी करता है बहुत सारी बातों को। दुनिया में कामयाब व कामरान हैं वो लोग जो फतह को फतह और शिकस्त को शिकस्त समझें, जो जीत को जीत जाने और हार को हार तस्लीम करें, और हार को तस्लीम करके और दोबारा आगे बढ़ें। जो लोग फतह को नेमत गैर मुतरक्किबा, नेमत गैर मुतरक्किबा कहते हैं मिलने वाला तोहफा, वो तोहफा वो तोहफा जो वो नेमत जो तोहफे के तौर पर मिले, उसे कहते हैं नेमत गैर मुतरक्किबा। वो नेमत जो तोहफे के तौर पर मिले, उसे कहते हैं नेमत गैर मुतरक्किबा। अब अगर कोई शख्स फतह को अहमियत ही नहीं देता, जी मैं तो जीत गया और मैं ही जीतता हूँ, तो इसका मतलब ये कि वो अगली बार जीत नहीं पाएगा, और अपनी हिम्मत की कदर ना करें। और जो लोग, यानी जो लोग हिम्मत की कदर नहीं करते ना, और जो दोबारा मेहनत नहीं करते, वो दोबारा, ये समझ जाइए कि उन्होंने एक दफ़ा फतह हासिल की, अब वो हारने वाले हैं। और फिर जो लोग अपनी शिकस्त को अपनी हार तस्लीम ना करें, शिकस्त की कोई बात नहीं, हार गए, दोबारा कर लेंगे ट्राई। अब वो ट्राई में बंदा जो है वो उलट का पुलट हो जाता है। तो ऐसे लोगों का अल्लाह ही हाफिज है। आ गई वही बात, दुनिया में ख्वारी उनका मुकद्दर बनेगी और लोगों की जूतियां जरूर खाएंगे। जाहिर सी बात है, फिर लोग बातें ही बना रहे होते हैं, और फिर ऐसे लोग बैठ के रो रहे होते हैं। लिहाजा ऊँ से काम लिए बगैर हर चीज़ पर रद्द अमल जाहिर करना चाहिए, और फतह को फतह और शिकस्त को शिकस्त तस्लीम करना चाहिए। ठीक है बेटा, खुलासा मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ, और खुलासे के बाद सवाल जवाब है। सवाल जवाब मैं अगली क्लास